बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट डायरेक्टर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 2020 का प्रीवियस पेपर आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, सर सैयद अहमद खां बरीड इन, सर सैयद अहमद खां कहाँ दफन है? वो अलीगढ़ में दफन है। एक और सवाल पूछा जा सकता है कि सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए? तो वो याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खां दिल्ली में पैदा हुए। और फिर ये भी सवाल बनता है कि सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए? 17 अक्टूबर 1817 को ये दिल्ली में पैदा हुए। और फिर ये भी सवाल पूछा जाता है कि इनकी डेट ऑफ डेथ क्या है? वो है 27 मार्च 1898। और फिर एक और सवाल बन सकता है कि सर सैयद अहमद खां की एजुकेशनल सर्विसेज के हवाले से कि इन्होंने मुरादाबाद में जो स्कूल ओपन किया था वो कब ओपन किया था? तो मुरादाबाद में 1859 में इन्होंने स्कूल ओपन किया था, मदरसा ओपन किया था 1859। और फिर ये अक्सर का सवाल पूछा जाता है इम्तिहान में कि MAO स्कूल, इसकी फाउंडेशन कब रखी गई? याद रखिएगा वो है 1875 में ये MAO स्कूल अलीगढ़ में ये इसकी फाउंडेशन रखी जाती है। तो उसका ईयर कौन सा है? वो है 1875 उसका ईयर है। और फिर यही स्कूल बाद में कॉलेज में कन्वर्ट होता है। कॉलेज में ये कन्वर्ट कब होता है? याद रखिएगा वो 1877 को अलीगढ़ कॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये सवाल भी अक्सर औक़ात इम्तिहान में पूछा जाता है कि फिर इसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिलता है? वो 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा मिल जाता है, इसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाता है। और फिर अक्सर औक़ात कमीशन के इम्तिहान में ये भी सवाल पूछा जाता है कि साइंटिफिक सोसाइटी किसने इस्टेब्लिश की थी? साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश की थी। और कब इस्टेब्लिश की थी? याद रखिएगा, साइंटिफिक सोसाइटी, इसका बेसिक मकसद ये था कि मुसलमानों को साइंसी तालीम की तरफ राग़िब किया जाए। ये 1863 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। किसने रखी थी? ये भी सर सैयद अहमद खान ने ही रखी थी। और बाज़ का सर सैयद अहमद खान को सही। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनचार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम इज, तो याद रखिएगा वो न्यूट्रॉन होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और एटम की बात की जाती है, एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? देयर इज़ नो चार्ज ऑन एन एटम। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। अब फिर ये रीज़न है कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन एन एटम। दैट इज़ वाई एटम इज सेड टू बी अ न्यूट्रल पार्टिकल, कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की जाती है, अक्सर का ये सवाल पूछा जाता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने हैं? वो 3 हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, याद रखिएगा। सब का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। तो एटम के जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 हैं बेसिकली। वो कौन से हैं? एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, जबकि न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल होता है, नो चार्ज ऑन इट। जैसा कि पेपर में पूछा हुआ था कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और फिर ये अक्सर का सवाल पूछा जाता है कि एटम आयन कब बनता है और एन आयन और केट आयन में क्या फ़र्क है? तो याद रखिएगा, एटम न्यूट्रल होता है, तो जो नेगेटिव आयन होता है बेटा उसको नाम देते हैं, एन आयन का नाम देते हैं। और एन आयन इज फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो केट आयन होता है इट इज़ फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से बनता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आयन होता है, उसे नाम देते हैं केट आयन का नाम देते हैं बेटा। तो याद रखिएगा कि नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन की वजह से ही आयनिक बॉन्ड बनता है। और अक्सर औक़ात कमीशन के इम्तिहान में ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि ऐसा बॉन्ड जो कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम एंड दैट इज़ कॉल्ड एज, उसको आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। सो आयनिक बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से बनता है। तो ये भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं रिगार्डिंग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू।
अगर आप हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है चाइना मिशन टू मर्क। चाइना का जो मिशन था मरीख की तरफ, तो उसका नाम क्या था, तो वो याद रखिएगा। उसका नाम था, जो चाइना मिशन था वो था टियानवन उसका नाम था, जैसा कि यहाँ पे पिक्टोरियल व्यू में भी दिखाया गया है। तो टियानवन उसका मिशन का ये नाम था। और फिर ये सवाल पूछा जाता है कि ये मिशन कब इसको स्टार्ट किया जाता है, तो 23 जुलाई 2020 को ये मिशन शुरू किया जाता है, याद रखिएगा जी। 23 जुलाई 2020 को चाइना खलाई मिशन के हवाले से मरीख पर अपना खलाई मिशन ये रवाना करता है। और फिर ये भी सवाल पूछा जाता है कि इस मिशन को टोटल ऑर्गेनाइज करने वाली वो कौन सी एजेंसी होती है चाइना की, तो वो याद रखेगा CNSA। CNSA उसका एब्रीवेशन क्या है? सो C स्टैंड्स फॉर द चाइना, N स्टैंड्स फॉर द नेशनल, और S फॉर द स्पेस, and A stands for the administration। So चाइना का जो मिशन है वो मरीख की तरफ, वो किस रिसर्च इदारे की तरफ से होता है, वो होता है CNSA। और CNSA किसका एब्रीवेशन है? इट्स एब्रीवेशन ऑफ चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर ये सवाल भी बनता है कि ये मिशन कब लॉन्च किया जाता है। ये मिशन 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया जाता है। तो ये सवाल भी कमीशन के इम्तिहान के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अभी डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इज कॉल्ड है। जो फैमिली हिस्ट्री है उसे क्या नाम देते हैं? उसे जीनियोलॉजी नाम देते हैं। यहाँ पर पेपर सेटर ने थोड़ा सा एक ट्रिकी ऑप्शन दे दिया था कि जेनेटिक्स क्या उसे कह सकते हैं। जेनेटिक्स एक और ब्रांच होती है, जेनेटिक्स ये बेसिकली बायोलॉजी की ब्रांच है। इसमें बेसिकली जीन्स और इनहेरिटेंस को स्टडी किया जाता है। जीन्स एंड इनहेरिटेंस को स्टडी किया जाता है, याद रखिएगा जी। जीन्स एंड इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जब खसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं, तो उस अमल को क्या कहते हैं? विरासत कहते हैं, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो जीन्स और इनहेरिटेंस का मुताला करती है, तो उसे क्या नाम देंगे? उसे जेनेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा हुआ था वो ये था कि स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, उसे क्या नाम देंगे? उसे जीनियोलॉजी नाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीर पंजाब हिल इज़ अ पार्ट ऑफ विच रेंज? वो किस रेंज का हिस्सा है? वो हिमालयन रेंज का हिस्सा है। अगला सवाल है द 1 यूनिट स्कीम वाज एस्टैब्लिश। पाकिस्तान में 1 यूनिट स्कीम कब एस्टैब्लिश की जाती है? तो वो 1955 में एस्टैब्लिश की जाती है। अगला सवाल था कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ। 10 डाउनिंग स्ट्रीट किसकी ऑफिशियल रेजिडेंस है? तो वो याद रखिएगा कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट ऑफिशियल रेजिडेंस है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सरकारी रिहाइश गाह है। तो उस हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट किसकी ऑफिशियल सरकारी रिहाइश गाह है? वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की जो सरकारी रिहाइश गाह होती है उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अगला सवाल जो हमारे पास है उसको डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिटी फेमस फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। वो सिटी जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से फेमस है, उस सिटी को क्या कहते हैं? वो है सियालकोट कहते हैं। और जो हमारे कौमी शहर है अल्लामा इकबाल साहब, उनका भी ये आबाई शहर है, वो भी सियालकोट में ही पैदा हुए थे। तो सियालकोट के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था कि द सिटी फेमस फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वो कौन सा है? वो सियालकोट ही है। इसी तरह से अगर ये सवाल भी अक्सर वक्त कमीशन के इम्तिहान में पूछा जाता है कि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? वो फैसलाबाद को कहा जाता है, याद रखिएगा। वो फैसलाबाद को ही कहा जाता है ड्यू टू इंडस्ट्रियल एरिया। और फिर ये भी सवाल पूछा जाता है कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? तो फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर है, इसका पुराना नाम
तो ये भी सवाल कमीशन के हवाले से बहुत ही अहम है। उसके बाद है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सो ICS इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो इस्तेमाल किए गए थे वो कंप्यूटर की किस जनरेशन में इस्तेमाल किए गए थे, वो थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल किए गए थे। तो कंप्यूटर के हवाले से ये एक सवाल था। अगला सवाल है द सिल्वर करेंसी टंका वाज इंट्रोड्यूस, तो सिल्वर करेंसी किसने इंट्रोड्यूस कराई थी, वो याद रखिएगा शमसुद्दीन अत्तमश साहब ने ये इंट्रोड्यूस कराई थी। उसके बाद है कि फर्स्ट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर टू विजिट रशिया, पाकिस्तान के कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने सबसे पहले रूस का सोवियत यूनियन का विजिट किया था, दौरा किया था, तो वो हैं ZA भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। हमारे पास अगला सवाल है द फाउंडर ऑफ ज़िम्मेदार न्यूज़पेपर, ज़िम्मेदार न्यूज़पेपर अखबार के बानी कौन है, तो वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान है, ज़िम्मेदार अखबार के बानी। ये लाहौर से बेसिकली शाया होता था। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है द फर्स्ट एवर केस ऑफ एड्स वाज रिपोर्टेड इन, एड्स का जो पहला केस है वो कब रिपोर्ट किया गया था, तो वो USA के अंदर 1981 में लॉस एंजलिस में ये रिपोर्ट किया गया था। और एड्स बेसिकली ये एक्रोनिम है, याद रखिएगा जी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये इसका एक्रोनिम है। अक्सर औक़ात कमीशन के इम्तिहान में इसका एक्रोनिम भी पूछा जाता है। ये बेसिकली एक HIV वायरस की वजह से ही होता है जो कि इम्यून सिस्टम पर जो है उसको मुतासर करता है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम है उसमें बिल्कुल वो ख़त्म होकर रह जाता है। तो सवाल पूछा हुआ था एड्स के हवाले से। द फर्स्ट एवर केस ऑफ एड्स वाज रिपोर्टेड इन USA के अंदर 1981 में लॉस एंजलिस में रिपोर्ट किया गया था। अगला सवाल है कि क्रिप्स मिशन केम इनटू इंडिया, क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आया था, वो मार्च 1942 में आया था बेसिकली। उसके बाद है कि ज़ू शहादतुतैन इज़ द टाइटल ऑफ, ये किस सहाबी का लक़ब है ज़ू शहादतुतैन, तो इसका मतलब है कि ऐसे सहाबी जिनकी एक की गवाही दो के बराबर हो। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस बंदे की गवाही, एक की गवाही वो दो के बराबर होगी। वो कौन है, खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो इस्लामियात के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस, अगला सवाल हमारे पास है स्विस कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विद, तो वो रेड सी से कनेक्ट करती है। उसके बाद है कि मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कंसंट्रेटेड, ओजोन किस एरिया में है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है, याद रखिएगा। और फिर ये भी सवाल पूछा जाता है कि ओजोन का फार्मूला क्या है, वो है O3 है। और फिर ओजोन का काम क्या होता है, ओजोन बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वो सूरज से आने वाली ख़तरनाक शुआओं को फिल्टर कर लेती है और फिर उन जो ज़मीन के ऊपर जितनी भी ज़िंदगी है उनको उन ख़तरनाक शुआओं के असरात से बचाती है। लेकिन वो जो ओजोन की लेयर है वो अफेक्ट होती है कौन सी गैसेस की वजह से, वो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ये ओजोन की लेयर जो है वो मुतासर होती है और उसमें वो सुराख हो रहा होता है, जिसकी वजह से ख़तरनाक शुआओं को फ़िल्टर करने में नाकाम रहती है। तो ओजोन के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद है कि द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू मेक ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री फ्राम 2020 से 2020 से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, रेलवे और उसके बाद बसेस फ्री उनको कर दिया गया था। तो वो कौन से जो पूछा हुआ था कि कौन सा कंट्री था, वो था लुक्समबर्ग, ये उस कंट्री का नाम है। उसके बाद है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड विच सोशल मीडिया ऐप फॉर कोविड-19 इंफॉर्मेशन, कोविड-19 की मालूमात के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के दौर में कौन सी एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कराई थी, वो व्हाट्सएप एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कराई थी कोविड-19 के दौरान। उसके बाद अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस, अगला सवाल हमारे पास है बाई होम वाज मीसाक मदीना कंक्लूडेड, मीसाक मदीना किन किन के दरमियान था, वो मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान था। सो द राइट ऑप्शन इज मुस्लिम्स एंड ज्यूज, मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान था। उसके बाद है कि हु प्रिपेयर्ड द नेहरू रिपोर्ट एंड आस्क्ड फॉर द दिल्ली प्रपोजल, तो वो मोतीलाल नेहरू साहब ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। कंप्यूटर के हवाले से अगला सवाल है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है, वो है Ctrl+S। इसी तरह से कॉपी करने के लिए अक्सर औक़ात कमीशन के इम्तिहान में सवाल आता है, वो है Ctrl+V।
प्लस सी, और पेस्ट करने के लिए यानी वो जो डॉक्यूमेंट जो चीज़ आपने कॉपी की हुई है उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है, कंट्रोल प्लस वी। और फिर किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट अगर आपने करना हो वो होता है कंट्रोल प्लस पी। किसी डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंट करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो कंट्रोल प्लस पी है। तो कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है कि इन MS वर्ड फार्मूलाज एंड सिंबल्स आर यूज्ड इन विच मेन्यू, तो वो किस मेन्यू में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो इंसर्ट मेन्यू में इस्तेमाल होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन कौन सा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ ओपैक इज। जो ओपैक होता है उसका मतलब होता है गैर शफाफ, तो उसका जो एंटोनिम मुज़ाद बनेगा वो है ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब होता है वाज़ेह साफ। उसके बाद है कि सिनोनिम ऑफ कार्डियल इज, कार्डियल का मतलब क्या है कि दिल पसंद, अच्छा, तो उसका जो सिनोनिम बनता है वो बनता है प्लेजेंट यानी कि खुशगवार बनता है। उसके बाद प्लीज़ क्लोज खारिज द विंडो, तो इसमें डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। बेसिकली जो आर्टिकल हैं इंग्लिश में वो 3 आर्टिकल होते हैं बेटा, आ, एन, द। इनमें से पहले 2 जो हैं इनको नाम देते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल का नाम देते हैं, ये इनडेफिनेट है, और ये द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। किसी चीज़ को ख़ास बनाने के लिए आर्टिकल द इस्तेमाल किया जाता है। आ और एन बेसिकली इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। तो ओवरऑल आर्टिकल की टाइप्स 2 टाइप्स होती हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट, और इनडेफिनेट में 2 होते हैं, आ एंड एन। तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक की बात हो रही थी, प्लीज क्लोज द विंडो, सो द राइट ऑप्शन इज आर्टिकल द। उसके बाद है कि ही सैड आई कैन नॉट ड्राइव देम होम, इसको नरेशन इनडायरेक्ट में चेंज करना था। तो नरेशन के रूल के मुताबिक अगर अकेला सेड लगा हो रिपोर्टिंग स्पीच में तो सेड को सेड रहने देते हैं, ही सैड का सेड आएगा। कॉमास ख़त्म करने के लिए दैट इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं, इसी वजह से दैट इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, याद रखिएगा, आई एंड वी दीज आर द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के। तो सब्जेक्ट मेरे पास ही है यहाँ पर, तो आई सब्जेक्टिव केस है, ही का भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा, दैट्स वाई यहाँ पे ही इस्तेमाल हुआ है। और कैन नॉट या कैन को चेंज करते हैं कुड में चेंज करते हैं। सो कुड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब ड्राइव देम, यहाँ पे भी देम है, यहाँ पे भी देम है, तो ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन याद रखिएगा इंग्लिश में नरेशन रूल के मुताबिक ये नो चेंज होते हैं बेटा, याद रखिएगा जी। और जो प्रोनाउन की तब्दीली के हवाले से ओवरऑल एक फार्मूला स्टूडेंट्स को बताया जाता है, तो याद रखिएगा वो है SON का फार्मूला बेटा, SON। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और थर्ड पर्सन वो नो चेंज होता है। सो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन बेटा ऑब्जेक्ट के मुताबिक, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये SON सन का एक फार्मूला होता है रिगार्डिंग प्रोनाउन चेंजेस, जब एक सेंटेंस को डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर हुज 7% इज 40%। तो हम क्या करेंगे कि अगर वो परसेंट की बात कर रहा है और हम नंबर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम 100 ऊपर करेंगे, 100/7 मल्टीप्लाइड बाई 42, 7 1s are 1, 7 6s are 42, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 6, सो राइट ऑप्शन इज 600। तो ये 600 वो डिजिट है। अगला सवाल है, A rectangle has a length of 10 cm and a perimeter of 30 cm and the width of the length, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होती हैं, आमने वाली साइड्स एक दूसरे के आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, और जो रेक्टेंगल होती है उसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है, मैं फार्मूला पहले लिखता हूँ, पेरीमीटर का फार्मूला होता है बेटा लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। पेरीमीटर कितना है, 30 है, मैंने 30 सेंटीमीटर लिख दिया। लेंथ कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, 10 प्लस विड्थ मैंने क्या करना है बेटा, विड्थ मैंने फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाइड बाय 2, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास कौन सा जवाब आ जाएगा, इसको अपने देखना है कि 30
इज इक्वल टू 10 प्लस विड्थ इंटू 2। अब मैथ का एक रूल होता है कि इक्वेशन की दोनों साइड पे एक जैसा अमल करने से इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे 2 है तो मैं इसके भी ओवर 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं ओवर 2 कर देता हूँ। 2 1s are 2, 2 1s are 15। तो यहाँ पे क्या आएगा कि 30 को डिवाइड करो 2 के ऊपर, आंसर हमारे पास 15 आएगा। अब हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 15 बराबर है 10 प्लस विड्थ। चूँकि मैंने विड्थ मालूम करनी है, चौड़ाई मालूम करनी है, ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू विड्थ, तो ये बच जाएगा 5। तो विड्थ कितनी होगी इसकी, 5 इज़ द राइट ऑप्शन। तो 5 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है। अगला भी सवाल मैथ के हवाले से है, उस सवाल को देखते हैं कि वो सवाल किस तरह से हल होता है। अगला सवाल हमारे पास है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है, कार है, वो 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव कर रही है। हाउ मच डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डज द कार कवर इन 4 hours and 30 minutes। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक और मैथ का रूल याद कर लें कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको इक्वेशन के राइट साइड पे रखते हैं। चूंकि मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हाउ मच डिस्टेंस, तो पहले मैं ये लिखूंगा। मेरे पास दो तरीक़ाकार हैं जी। एक है कि 120 किलोमीटर पर आवर, तो चूंकि मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस को मैं इक्वेशन के राइट साइड पे बेटा रखूंगा जी। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस इन 1 hour, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 hour। एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो 120 किलोमीटर। और मैंने कितने में फाइंड आउट करना है, यूनिटरी मेथड भी आप इसे कह सकते हो, वो है 4 hours and 30 minutes। इसका मतलब है 4 घंटे और एक क्या है, आधा घंटा है, 4.5 hours। तो डिस्टेंस इन 4.5 hours में डिस्टेंस कितना होगा, तो ज़ाहिर सी बात है मैं मल्टीप्लाई करूंगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 4.5। और अगर मैंने इस पॉइंट को ख़त्म करना होगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मैं ओवर क्या कर लूँगा, 10 कर लूँगा, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा जी। ठीक है, अब ये 0 इस 0 से कैंसिल। अब 12 मल्टीप्लाइड बाई 45, तो 12 को मैं 45 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जवाब कितना आता है, वो है 540 किलोमीटर। वो कैसे, 12 को मल्टीप्लाई किया जाए 5 के साथ तो ये आता है 66 हमारे पास बाकी रह जाएगा। 12 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये हमारे पास 48 आएगा। 48 प्लस 6, ये मेरे पास 54 आएगा। तो 540 किलोमीटर। ये मेरे पास एक तरीक़ाकार है। और इसको एक और तरीक़ाकार से, वो भी आसान सा है, मैंने घंटों में इसको चेंज किया है, मैं इस घंटे को मिनट्स में भी चेंज कर सकता हूँ। कि मैंने कहा कि एक घंटे में कितना फासला है, तो मैं उसी को ये भी लिख सकता हूँ बेटा कि एक घंटे में कितने 60 मिनट्स होते हैं। तो मैं लिखूंगा बेटा डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में कितना डिस्टेंस है भाई, 120 किलोमीटर है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में क्या होगा, बेसिकली ये इकाई का तरीका है जिसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। 120 ओवर 60। और मैंने कितने में फाइंड आउट करना है, वो है हमारे पास 4 hours and 30 minutes। चूंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, मिनट्स बनाए हैं, तो मैं ये 4 hours हैं तो 4 घंटे हैं, इसके मैं मिनट्स बनाऊंगा। 4 × 60, तो ये मेरे पास कितने आ जाएंगे, 240 मेरे पास मिनट्स आ जाएंगे। प्लस 30 मिनट्स ये भी हैं, प्लस 30, तो टोटल मिनट्स बेटा हो जाएंगे 270। तो मैंने 270 मिनट में फासला मालूम करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 270 मिनट्स। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 270 के साथ। ये 0 इस 0 से कैंसिल, 6 1s are 1, 6 2s are 12, 0। तो 20 को जब मैं 27 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 27, 27 0 0, 27 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आ जाएगा मेरे पास 54 आ जाएगा। अगेन मेरे पास वही जवाब है कि 540 किलोमीटर। तो ये मैथ का सवाल दोनों तरीक़ों से हल हो सकता है, यूनिटरी मेथड से भी। तो ये मैथ के हवाले से ये सवाल पूछे हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है कि ईंट से ईंट बजा देना। इसका मतलब क्या है कि तबाह बर्बाद कर देना, तहस नहस कर देना, नेस्त व नाबूद कर देना। तो ये उर्दू में मुहावरा इस्तेमाल होता है
कि किसी को बिल्कुल ख़त्म कर देना, तो ईंट से ईंट बजा देना, तबाह बर्बाद कर देना, इसका ये मतलब होता है। उसके बाद है कि गज़ल का कौन सा शेर मतला कहलाता है। तो मतला के लफ्ज़ी मानी याद रखिएगा, कमीशन के इम्तिहान में ये भी अक्सर का सवाल पूछा जाता है कि मतला के लफ्ज़ी मानी क्या है। मतला के लफ्ज़ी मानी याद रखिएगा बेटा, तलू होना या निकलना के हैं। इसके लफ्ज़ी मानी क्या है? तलू होना या निकलना के हैं। और फिर ये किसी गज़ल का भी हो सकता है, नज़म का भी हो सकता है बेटा। किसी भी गज़ल या नज़म के उस पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला का शेर कहते हैं, जिसमें रदीफ़ और काफ़िया दोनों मौजूद होते हैं बेटा, जिसमें रदीफ़ और काफ़िया दोनों मौजूद होते हैं। और रदीफ़ याद रखिएगा रेपिटिशन, इसका मतलब है कि बार बार दोहराए जाने वाले लफ्ज़ या अल्फाज, बार बार दोहराए जाने वाले लेक लफ्ज़ हो सकता है या अल्फाज भी हो सकते हैं। और काफ़िया किसे कहते हैं? हम वज़न अल्फाज को याद रखिएगा, हम वज़न, ये हम वज़न अल्फाज होते हैं। और ये कब आते हैं याद रखिएगा, ये रदीफ़ से पहले आते हैं। और इसको इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स को उर्दू में काफ़िया भी कहते हैं। और इसी तरह से मतला के हवाले से सवाल पूछा हुआ था कि गज़ल का कौन सा शेर मतला कहलाता है, तो वो पहला शेर मतला कहलाता है। और फिर ये अक्सर का कमीशन के इम्तिहान में उर्दू के हवाले से सवाल पूछा जाता है कि मक्ता कौन सा शेर होता है, या मक्ता के लफ्ज़ी मानी क्या होते हैं। वो भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि मक्ता के लफ्ज़ी मानी है बेटा कता करना के हैं। कता करना, जब मैथ में दो आर्क का इस्तेमाल करते हैं, कौसें, ये आर्क, ये जिस जगह पे एक दूसरे को कता कर रही हैं, काट रही हैं, उसे कहते हैं मक्ता। तो मक्ता के लफ्ज़ी मानी कता करना या काटना के हैं। और फिर ये सवाल पूछा जाता है कि मक्ता कौन सा शेर होता है, ये नाज़म या गज़ल का आखिरी शेर होता है, का आखिरी शेर होता है, जिसमें क्या इस्तेमाल होता है, जिसमें तखल्लुस का इस्तेमाल होता है। और फिर कमीशन के इम्तिहान में यह भी सवाल अक्सर का पूछा जाता है कि तखल्लुस कहाँ इस्तेमाल होता है, मतला में या मक्ता में। तो मक्ता में क्या है, तखल्लुस का इस्तेमाल होता है, तखल्लुस इस्तेमाल होता है। तो ये क्या होता है, तखल्लुस इस्तेमाल होता है। तखल्लुस वो नाम होता है जो शायर नाम अपने असली, जो शायर लोग अपने असली नाम की बजाय इस्तेमाल करते हैं। इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन, देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर। तो ये मक्ता का शेर है। उसके बाद अगला सवाल है कि हरूफ इम्बसात की निशानदही करें। तो इसमें वाह वाह क्या है, ये हरूफ इम्बसात हैं। अगला सवाल है कि मनकबत से क्या मुराद है। ये नाज़म की वो किस्म होती है कि जिसमें सहाबा इकराम, औलिया इकराम और बुजुर्गान दीन की तारीफ़ की जाती है, उनकी मदसराई की जाती है। और हम्द क्या है, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। और नात, जिसमें अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। और मनकबत कौन सी नज़म की किस्म होती है, सिन्फ होती है, जिसमें सहाबा इकराम, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, उनकी क्या है, तारीफ़ की जाती है। तो सहाबा इकराम, औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन की तारीफ़ हो, ऐसी नज़म को मनकबत कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है हमारे पास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज़ सामने होती है उसको बयान करना ही हिमाकत है, उसको बयान करना ही फजूल है। तो इसका मफहूम पूछा हुआ था कि जो चीज़ सामने ज़ाहिर हो उसको बयान करना ही फजूल होता है, जो दिखता है वो बिकता है, वो नज़र भी आ रही होती है कोई चीज़। तो उस सवाल से ये पूछा हुआ था। अगला सवाल है कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है। वो हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर है।